अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खत्री 3D थ्योरी ऑफ ब्लॉकआउट। इस वीडियो का टाइटल मैंने इसलिए रखा है कि ब्लॉकआउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कल्पटिंग करते वक्त। एक ब्लॉकआउट और एक सिलोहेड। अगर आप ZBrush 2020 यूज़ कर रहे होंगे या लेटर, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इमेज आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा कि ब्लॉकआउट क्या होता है और सिलोहेड क्या होता है। नाज़रीन, ब्लॉकआउट जो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस हेल्बो स्कल्प्ट को शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहले इसका ब्लॉकआउट किया था। मींस कि इसका हेड अलग पार्ट था, इसका टोर्सो अलग पार्ट था, इसके हैंड्स अलग पार्ट थे, इसके लेग्स अलग पार्ट थे, और इन पार्ट्स को कंबाइन करके फिर मैंने इस पर डिटेलिंग की थी। मींस कि मैंने डायरेक्ट जंप नहीं कर गया डिटेलिंग के अंदर। अगर आपने ट्रेडिशनल स्कल्पटिंग देखी होगी तो वहाँ पे वो मोम के टुकड़े डाल डाल के वो पार्ट्स बनाते हैं। ब्लॉकिंग आउट का मकसद ये होता है कि अगर आप जितनी लो रिजोल्यूशन से सबसे पहले एक ब्लॉकआउट कर दें करेक्टर को, तो आपके लिए उतनी आसानी होती है कंपेयर टू आप पहले फेस को स्कल्प्ट करें, पूरा डिटेलिंग करें, फिर उसकी पूरी बॉडी पे आएँ। सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल्स हैं ब्लॉकआउट की, वो शेन ओल्सन की हैं, जो कि करेक्टर वर्कशॉप है जिनका, और पिक्सोलॉजिक पे जो कि टीचर भी हैं, स्ट्रीम भी करते हैं। यहाँ पे अगर आप गूगल के अंदर ZBrush ब्लॉकआउट के एग्जांपल्स देखेंगे तो यहाँ पे 3D करेक्टर वर्कशॉप एक वेबसाइट है शेन ओल्सन की, जो कि टीचर भी हैं और उनका कोर्स भी है पेड, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी सबसे बेस्ट जो टीचर मुझे लगते हैं लो पॉली ब्लॉकआउट के और स्टाइलाइज करेक्टर के, वो शेन ओल्सन है। तो चेक आउट देयर वेबसाइट 3dcorrectorworkshop.com है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रॉग को स्कल्प करना था, ठीक है। तो जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इस फ्रॉग को स्कल्प करने से पहले उसको इस तरीके से ब्लॉकआउट किया हुआ है। और ये ब्लॉकआउट क्या है, ये बेसिकली ये प्रिमिटिव स्फीयर्स है, और इसने प्रिमिटिव स्फीयर्स को ऐड कर करके पूरा इसका एक ढांचा बनाया लाइक दिस फ्रॉग, और फिर उस पर स्कल्पटिंग की होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे एक फ़ीमेल कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे है डेनेरिस फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, और इसको स्टार्टिंग करने से पहले इसका ब्लॉकआउट क्या हुआ है कि एक फ़ीमेल की एनाटॉमी बॉडी क्या होती है और जो कॉन्सेप्ट इमेज है वो किस तरीके से लगेगा अगर आप इसको 3D बनाएंगे। मींस कि ये जो प्रोपोर्शन है फीमेल एनाटॉमी का, वो थोड़ा एग्जैजुरेटेड क्या हुआ है, क्योंकि ये स्टाइलाइज है, रियल नहीं है। इसी तरीके से ये फॉक्स जो है, ये कैट है या फॉक्स है, इसे भी आपको अलग अलग पोजिंग में भी यहाँ पे ब्लॉकआउट किया हुआ है। आप देख सक रहे हैं कि ये पोजिंग में भी ब्लॉकआउट किया हुआ है। बेसिकली ब्लॉकआउट ये होता है। और एग्जांपल आपको देखनी हो तो ZBrush ब्लॉकआउट एग्जांपल्स पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉकआउट की एग्जांपल्स आ जाएंगी। ये तो सिर्फ एक शेन ओल्सन का तरीका है, लोग दूसरे तरीके से भी ब्लॉकआउट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतने सारे स्फेयर्स को लेके यहाँ पे ब्लॉकआउट करें, आप कम स्फेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास डायनामेश भी है, लेकिन ये शेन ओल्सन का मेथड अक्सर बिगिनर्स के लिए वर्क करता है। लेट्स बिगिन। अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पे ब्लॉकआउट कर सकते हैं शेन ओल्सन के मेथड की तरह। यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव स्फीयर्स है। अब अगर आप बी दबाएंगे तो IMF प्रिमिटिव के नाम से यहाँ पे एक ब्रश आ रहा होगा। IMF प्रिमिटिव जो है आपको ऑप्शन देता है प्रिमिटिव ऐड करने के लिए, जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो ये फ्रॉग है, इसकी दो यहाँ पे टांगे थी, तो हम यहाँ पे कैप्सूल यूज़ करके यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग और इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरीके का कुछ यहाँ पे फ्रॉग था। प्योरएफ मैंने अब यहाँ पे खोल दिया है, और अब देखते हैं कि हम बिगिन किस तरीके से कर सकते हैं इस फ्रॉग को ब्लॉकआउट करने के लिए। इस कैप्सूल को हम अंडू कर देंगे, और मल्टीपल वेज है। अब आप जिस तरीके से भी यहाँ पे स्फीयर्स ऐड करें वो आप पे डिपेंड करता है। अब IMM प्रिमिटिव ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ W दबा के और कंट्रोल को होल्ड करके गिज़्मो को जब मैं ऊपर करूँगा तो इसी स्फीयर का डुप्लीकेट आ जाएगा। और अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं मूव ब्रश से जो इसका शेप है ये मैं मैच करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा, और यहाँ पे
पहले देखेंगे कि इसका शेप क्या है। सो आपको करना ये है कि आपको सिर्फ मूव ब्रश यूज़ करना है और आपको सिर्फ शेप मैच करने की कोशिश करनी है। अब आप किस तरीके से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सो मोस्टली जो ब्लॉकआउट का स्टेज होता है वो लो पॉली से इसलिए लोग शुरू करते हैं ताकि आसानी हो ब्लॉकआउट करने में। सो यहाँ पे इन्वर्ट करूँगा मैं माउस को और यहाँ पे इसका जो हेड है इसको यहाँ पे बेसिकली ब्लॉकआउट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा। ब्लॉकआउट पे थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप प्रिमिटिव यूज़ करके किस तरीके से ब्लॉकआउट की यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। सो मेनली आपको यहाँ पे शेप देखना है कि यहाँ के बाहर का शेप वो क्या है और इस बाहर के शेप को सिलोहेड कहते हैं, जिस पे मैं अभी थोड़ी देर पे यहाँ पे आऊँगा। और सिलोहेड का मकसद जो होता है वो आपकी फाउंडेशन को होता है कि आपके स्कर्ट की जो फाउंडेशन होती है वो उसकी वो ढांचा क्या है, क्योंकि जितना वो ढांचा अच्छा होगा उतना आपका स्कल्प अच्छा होगा। अगर आपकी फाउंडेशन ही अच्छी नहीं होगी तो आप जितनी भी डिटेलिंग्स कर लेंगे अपने स्कल्प के अंदर आप उसको अच्छा नहीं दिखा पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे माउस यूज़ कर रहा हूँ, पेन टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा समझाने के लिए। सो फ्रंट देखते हैं और यहाँ पे इन्वर्ट करके इसका फ्रंट मैच करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो इसका फ्रंट है वो ये है और यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा स्मूथ करेंगे। और इसी तरीके से आप बस मूव ब्रश यूज़ करके, कोई और ब्रश ना यूज़ कर देगा, मे बी स्मूथ ब्रश, लेकिन मूव ब्रश से बेसिकली आपकी यहाँ पे ब्लॉकआउट होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी भी इसका शेप सही नहीं, इस पर मुझे बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा इसको एक्यूरेट मैच करने के लिए। और अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आइज़ भी हो जाए। अब इसके लिए IMF प्रिमिटिव ब्रश बहुत ही कमाल की चीज़ है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बी दबाने से आता है। अब IMF ब्रश दबाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्फेयर्स आ जाएंगे और जो ये ओरिजिनल स्फेयर था वो स्फेयर 32 था। तो इसे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आइज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आइज़ के बाद हम यहाँ पे इसके शोल्डर्स के लिए क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ये पिंक वाला शोल्डर के लिए हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। हम अगेन यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे जो येलो का जो आर्म है इसका, इसके लिए आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि सिर्फ इन तमाम स्फेयर्स पे आपको मूव ब्रश यूज़ करना है शेप मैच करने के लिए। ठीक है, और जितना आप इसका शेप मैच करेंगे उतना कंट्रोल ये W दबा के और कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो जो पॉली ग्रुप जो होगा उसको ये मार्क्स कर देगा। मीन्स कि अगर शिफ्ट F में दबाऊंगा कीबोर्ड के अंदर तो जो सिमिलर पॉली ग्रुप होगा सिर्फ वो अनमार्क्स होगा, बाकी सब मार्क्स हो जाएंगे। तो ये एक टिप है कि आप W दबाएं, मेक श्योर आप 3D गिज़्मो के अंदर हो और कंट्रोल क्लिक जिस सब टूल पे आप करेंगे वो अनमार्क्स होगा, बाकी सब मार्क्स हो जाएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये शोल्डर था और इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अंदर हो और बिल्कुल ही ये मैच होने की कोशिश करे। सो यहाँ पे अगेन मैं प्रिमिटिव को ऐड करूँगा और यहाँ पे इसका आर्म खींचने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्केल करूँगा और यहाँ से भी थोड़ा मैं इसको स्केल करूँगा। ये पॉलीग्रुप से मैंने इसको यहाँ पे मास्क किया। अगर आपने यहाँ पे पॉलीग्रुप्स की क्लास नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें क्लास। और यहाँ पे इसके आर्म इस तरह है। सो समझाने का मकसद ये है कि ये मैं पूरा करेक्टर तो ब्लॉकआउट नहीं करूँगा कि आप इसी तरीके से अपने करेक्टर्स को ब्लॉकआउट करें, इतना ब्लॉकआउट करें, इतना मूव ब्रश यूज़ करें कि आपका जो मेन शेप हो, जो मेन कॉन्सेप्ट से वो मैच करे। और प्रॉपरली मैच करता है कि नहीं करता वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप इसका सिलोहेड मोड देखेंगे। और सिलोहेड मोड क्या होता है
वो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होता है। अगर आप ZBrush 2020 और 2021 यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलुएट मोड आता है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली अपने कीबोर्ड पे V दबाइए और यहाँ पे ये ब्लैक हो जाएगा। और ये जब पूरा आपका स्कल्प ब्लैक कलर में हो जाए तो यहाँ पे स्टार्टअप मटेरियल पे फ्लैट कलर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास सिलुएट मोड आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलुएट मोड ये होता है कि अब यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिलुएट मोड का देखता हूँ और इसको जूम इन करता हूँ तो ये देखिए कि यहाँ पे कहीं से भी ये फ्रॉग नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि या तो इसके शेप सही नहीं है और या तो हमने इसको पूरा ब्लॉकआउट नहीं किया, मीन्स के इसके जो पाम हैं, पिछले के जो टांगे हैं, आइज़ हैं, तो यहाँ पे ये फ्रॉग नहीं लग रहा। अब बाकायदा तो यहाँ पे लग रहा है कि ये करेक्टर ब्लॉक हो रहा है, लेकिन सिलुएट मोड पे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इवन कोई करेक्टर है। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्फीयर्स हैं जो कि यूज़ किए हुए हैं। सिलुएट मोड से आप ये पता लगा सकते हैं। सिलुएट मोड से आप को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इवन कि आप जब कंप्लीट कर लेंगे अपना ब्लॉकआउट तो आप इसकी शेप्स वगैरह देख सकते हैं कि ये देखेंगे ये बिल्कुल ही गलत शेप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये कर्व आ रहा है और शार्प टर्न ले रहा है और इस पे ये शार्प टर्न नहीं ले रहा। तो हम करेंगे ये कि हम इसको छोटा करेंगे और ये देखेंगे जितना जितना मैं इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे ये चेंज होता आ रहा है। सो यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे कंट्रोल आल्ट मूव दबा के यहाँ पे अब और बेहतर तरीके से मैं शेप्स को समझ पा रहा हूँ सिलुएट मोड यूज़ करके। और सिलुएट मोड से आप सिर्फ शेप्स पे ध्यान दे पाएंगे, आप डिटेलिंग्स पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो सिलुएट मोड ज़रूर यूज़ करिए जब आप ब्लॉकआउट कर रहे हों। अब सिलुएट मोड प्रॉपरली किस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्यों काम आता है, वो ये कि अगर मैं दोबारा जाऊँ अपने हेलबॉय स्कल्प के पास तो यहाँ पे देखिए कि अगर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको आप ना देखिए और सिर्फ इसको देखिए कि यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड वाइट में लग रहा है कि ये कोई करेक्टर है। और जिसने हेलबॉय मूवी देखी होगी वो समझ जाएगा कि यार ये हेलबॉय है। क्यों? क्योंकि ये सिलुएट मोड पे इसके विंग्स नज़र आ रहे हैं, इसका नोज़ नज़र आ रहा है, इसका हेड का शेप नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो इसके कपड़े नज़र आ रहा है तो जो मोस्टली हेलबॉय के होते हैं। ऑल्सो इसका जो आर्म है आइकॉनिक वो भी नज़र आ रहा है। सो सिलुएट मोड पे कोई भी होगा बंदा और जिसने हेलबॉय मूवी देखी होगी वो देख के पहचान जाएगा कि भाई ये हेलबॉय का करेक्टर है। और इसको वो नहीं देख के पहचानेगा, इसको देख के पहचानेगा। सो सिलुएट मोड इसलिए यूज़ होता है। और सिलुएट जितना आपका अच्छा होगा उतना आपका करेक्टर यहाँ पे लोगों की आंखों को भाएगा। मीन्स कि यहाँ पे सिलुएट अच्छा है और यहाँ पे देखने वाले के पास वो आपको बोलेगा कि यार इसकी शेप सही हैं और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव ब्रश करके अगर इसके आर्म को मैं सेलेक्ट कर पाता हूँ, यूँ कर दूँ और इसका शेप को मैं टेढ़ा कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर दूँ और वो कर दूँ और इसकी हेड को यहाँ पे इसकी चीन को थोड़ा सा मैं यूं कर दूं और यहाँ पे ऑटो सेव हो रहा है और यहाँ पे यूं कर दूं तो ये देखें कि यहाँ पे अब कोई नहीं पहचानेगा कि यार ये हेलबॉय है कि क्या नेमेसिस रेसिडेंट इवल का नेमेसिस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके जो मेन शेप्स हैं इसको मैंने यहाँ पे छेड़खानी करी हुई है। सो अब किसी को भी आप पूछोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये हेलबॉय नहीं है, कुछ और लग रहा है इस शेप से। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे शेप बिल्कुल ही गलत है। सो ये सिर्फ इंसान की आँखों पर अपील लाने के लिए सिलुएट मोड यूज़ किया हुआ होता है। और जब भी आप पूरा जब स्कल्प को ब्लॉकआउट कर देते हैं, इवन डिटेलिंग कर देते हैं और अगर आपका मेन शेप सही ना हो तो सिलुएट के अंदर आप ज़्यादा पहचान पाएंगे कंपेयर टू आपका जो एक्चुअल स्कल्प्ट होगा। क्योंकि सिलुएट मोड पे जब ब्लैक एंड वाइट पे इमेज आ जाती है तो सिर्फ आप उसकी शेप को ध्यान दे पाते हैं। और अगर आप सिर्फ इस वाले स्कल्प को देखेंगे जिसमें कंप्लीट डिटेल्स और पॉली पेंट है तो आपको डिटेल्स में भी ध्यान जाएगा, आपका कलर पे भी ध्यान जाएगा। सो सिलुएट मोड इस वजह से यूज़ होता है और आई हाईली रिकमेंड कि सिलुएट मोड पे आप अक्सर देखा करें, आंखें यहाँ पे रखा करें। इवन के ब्लॉकआउट के बाद भी जब आप डिटेलिंग कर रहे हो तो सिलुएट मोड को हमेशा दिखा करें कि आपके शेप्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिलुएट मोड पे शेप अच्छा लगने के लिए कुछ टिप्स हैं कि आपका जो कर्व होता है वो बिल्कुल ही कर्व होना चाहिए, आपका जो स्ट्रेट होता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होना चाहिए और जो शेप्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए। मीन्स कि अगर यहाँ पे कंधा यूँ जा रहा है
तो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा यूँ ना हो, वो थोड़ा सा यूँ ना हो या यूँ ना हो। अगर ये कंधा है तो यूँ ही रहने दीजिए। और क्लीन शेप्स हों, जैसे पेक्टोरिस मसल है इसके क्लीन शेप जा रहा है, इसके एब्स हैं वो क्लीन जा रहे हैं। सो मीन्स के क्लीन शेप्स होंगे और क्लीन ब्लॉकआउट होगा तो आपका करेक्टर अच्छा लगेगा। वरना अगर ब्लॉकआउट का शेप ही ख़राब हो और शेप्स क्लीन ना हो तो आप जितनी भी डिटेलिंग उस पर कर पाएंगे, छोटी से छोटी डिटेलिंग्स और स्क्रैचेस एंड कलर्स वगैरह, आपका स्कल्प अच्छा नहीं लगेगा। सो दिस इज़ इट, थ्योरी ऑफ ब्लॉकआउट एंड सिलुएट। और ब्लॉकआउट और सिलुएट को दोनों को मिला के आपका एक कैरेक्टर अच्छा बन सकता है बिफोर डिटेलिंग। ओके, सो जब भी आप ब्लॉकआउट करिए आप उसका सिलुएट देखिए कि यार ये मैं ब्लॉकआउट कर रहा हूँ, इसका सिलुएट किस तरीके से लग रहा है। और जब सिलुएट मैच करे, अच्छा लगे, तो फिर आप उसे कॉन्सेप्ट इमेजेस से करें। मींस कि यहाँ पे सिलुएट बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पे एक शार्प टर्न आ रहा है, तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे इसको मैं सीमलेस करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखिए नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पे ये लकीर भी आ रही है, कलर भी आ रहा है, वाइटनेस भी आ रही है, लेकिन सिलुएट मोड पे मुझे नज़र आ गया कि यहाँ पे क्लीन लाइन जानी चाहिए फ्रॉक के लिए, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट आर्ट है। सो दिस इज़ इट नाज़रीन, थ्योरी ऑफ ब्लॉकआउट एंड सिलुएट। और इन दो चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्कल्प में काफ़ी बेहतरी आएगी। और ये दोनों बेसिक प्राइमरी चीज़ होती हैं, अगर ये सही नहीं होंगे तो आप अपने कैरेक्टर्स को जितना भी डिटेल और जितना भी फैंसी टेक्सचर्स और जितने भी कलर्स वगैरह ऐड कर देंगे, आपका स्कल्प जो होगा, आपका 3D मॉडल जो होगा वो बुरा ही लगेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज एंड हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।